Hello everyone, welcome to Manovar Education. In this video, we are going to discuss about the current affair and general knowledge for the CLAT 2025 examination. So we have included the most important questions, most important topics from this week of September, that is from the 22nd of September to 30th of September 2024. And this is the part 26 of this session. सो इससे पहले जो है 25 सेशन जो है हम कर चुके हैं, जिसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वीकली करंट अफेयर होते हैं उसके पैसेज को हम डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है वो वही हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि आज जो है हमारा जो भी टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। Before that, here is some important information regarding our social media handles. So you can join Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. So यहाँ जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। WhatsApp, Telegram पर इंपॉर्टेंट PDF जो है यहाँ पर शेयर किया जाता है, तो आपको जो है एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सब्सक्राइब दिस मैनोवर लॉ इंट्रेंस चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट लॉ के रिगार्डिंग वीडियोस के लिए जो है आप मैनोवर लॉ इंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इन केस इफ यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम देन यू कैन विजिट अवर सेंटर, दैट इज वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी, पुणे। If you are not Mumbai और पुणे बेस्ड then you can call on this number for live classes. ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो है इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। काउंसलर जो है आपको पूरी तरह से गाइड कर देंगे। 8828581454 इस नंबर पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। दोनों जगह ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है आप डेमो क्लासेस जो है वो भी अवेल कर सकते हो। सो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और जो भी सेंटर का नंबर है वहाँ पे भी कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द 100 ईयर्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ IBC। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो है हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। 100 ईयर्स जो है इसका अभी हुआ है, इस साल ही जो है पूरा हो गया है, तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैटिक जीके जो हिस्ट्री का एंशिएंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता ही है। तो आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, पहले टॉपिक को देखेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो ये जो टॉपिक है, ऑन 20 सितंबर 2022 मार्क्ड 100 ईयर्स सिंस द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच वाज अनाउंस्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट सर जॉन मार्शल ऑन 20 सितंबर 1924। तो 1924 में जो है उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरी की बात कही थी। सर जॉन मार्शल जो कि सुपरवाइज़र थे एक्सकवेशन जब हो रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उस टाइम में 1921 में स्टार्ट हुआ था सिविलाइजेशन एक्सकवेशन। 1920 और 21 में इट वाज स्टार्टेड इन 1920 एंड 21 एंड ही अनाउंस्ड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑन 20 ऑफ सितंबर 1924। और उसके जो है 100 ईयर्स जो है अब 2024 में जो है अभी सितंबर में पूरा हो चुका है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो है, इट इज़ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज के मटेरियल का जो है वो यूज़ किया गया था। आपको देखने को ब्रॉन्ज का स्टैचू वगैरह देखने को मिलेगा। सो द सिविलाइजेशन स्पैन्स ओवर 2000 साइट्स अक्रॉस 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान and is famous for its advanced urban planning and architecture। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो एक कितने इसमें स्प्रेड था, तो इंडिया में था, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान, इन तीनों कंट्री को जो है ये कवर करता है। और इंडिया में भी आपको कश्मीर में है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और इधर जो है पाकिस्तान तक पूरा जो एरिया को कवर कर लेता है। और ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। सबसे अच्छी पॉइंट ये है कि इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, ये रूरल सिविलाइजेशन नहीं था, यहाँ अर्बन सिविलाइजेशन था, सिटीज़ डेवलप हुए थे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि इंडस वैली वाज अ अर्बन और अ रूरल सिविलाइजेशन, सो इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन IBC फ्लोरिश्ड अराउंड 2500 BCE along द इंडस रिवर। तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 2500 के अराउंड जो है BC के अराउंड जो है ये सिविलाइजेशन आपको इंडस वैली के अराउंड जो है देखने को मिला था। ये और भी रिवर थे जिसके अराउंड बहुत सारी सिटीज़ थी, बट मोस्ट ऑफ द साइट्स, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आर ऑन द बैंक ऑफ द इंडस, दैट्स वाई इट नेम इज Indus Valley Civilization. The IBC is classified as the Bronze Age civilization due to the discovery of numerous artifacts made from copper-based alloys. तो बहुत सारे जो इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ब्रॉन्ज से बहुत सारा आर्टिफैक्ट्स जो है, मटेरियल्स जो है हमें मिला है बना हुआ। जैसे ब्रॉन्ज किससे बनता है? ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ कॉपर प्लस टीन से मिलाकर हम बनाते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है, और IBC में जो है इसका यूज़ किया गया था।
सर जॉन मार्शल, डीजी ऑफ एएसआई, तो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, was responsible for the excavation that led to the discovery of हड़प्पा एंड मोहनजोदारो साइट्स ऑफ आईबीसी। तो यही सुपरवाइजर थे और इन्हीं के सुपरविजन में जो है आपको जो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो, जिसको ट्विंस भी कहते हैं, एंड दैट वाज डिस्कवर्ड। It was the largest of the four ancient urban civilization alongside Egypt, Mesopotamia and China। तो सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था। इसके जो कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशन थे वो थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, उसके बाद चाइनीज सिविलाइजेशन, लेकिन इन सब में जो है सबसे बड़ा सिविलाइजेशन की अगर बात करें दैट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। Granaries of large size were used to store grains and there was widespread use of burnt bricks which is different compared to the dried bricks used in contemporary Egyptian structure। तो यहाँ पर आपको ग्रेनरी वगैरह भी मिला है जिसमें जो है ग्रेन को हम स्टोर करते थे, वो ये लोग स्टोर करते थे और उसको रखते थे, और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ग्रेनरी की जहाँ पर जो है ग्रेन को स्टोर किया जाता था। और उसको बनाने के लिए किसका यूज़ किया गया है, आपको बर्न्ट ब्रिक का मतलब पकी हुई ईंट का जो है वो यूज़ किया गया है, नॉट ओनली ड्राइड ब्रिक्स। जो ड्राइड ब्रिक कच्ची ईंट होती है जिसको धूप में सुखा दिया जाता है, बस वैसा ईंट नहीं जो कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो है आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। लेकिन इंडस वाले लोग जो हैं मोस्टली किसका यूज़ किए हैं, दैट इज़ बर्न्ट ब्रिक। इसीलिए यहाँ की ब्रिक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आज भी वो उससे उसी इसमें स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल जाता है ये ब्रिक्स। Mohenjo-daro had an impressive drainage system and almost all houses had courtyards and bathrooms। तो मोहनजोदारो जो है, अब बाकी मोहनजोदारो ही क्या लगभग सारी सिटी ऐसी थी जहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था, मेन होल वगैरह सारी चीज़ें जो है आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, रोड वगैरह पूरा क्लीन रहता था, और सभी के जो घरों में क्या था, बाथरूम्स और कोर्टयार्ड जो है आंगन टाइप का भी रहा करता था। Harppans were skilled in bronze manufacturing using copper from Rajasthan, खेतरी माइंस and tin possibly from अफगानिस्तान। तो ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर और टिन से। तो कॉपर कहाँ से ये लोग लाते थे, राजस्थान से, और टिन जो है वो अफगानिस्तान वगैरह से। डिफरेंट मटेरियल जो है डिफरेंट जगह से यहाँ आता था, जैसे कि आपको गोल्ड जो है कर्नाटक वगैरह से, साउथ इंडिया से ये ट्रांसफ़र करते थे। तो इस तरह से अलग अलग मटेरियल जो है अलग अलग जगह से इंपोर्ट किया जाता था यहाँ, और एक्सपोर्ट भी होता था बहुत सारी चीज़ें। तो आइए, ये जो है हमारा टॉपिक था, दिस वाज द टॉपिक अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज फ्रीक्वेंटली सीन ऑन द सील्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा का जो सील मिला है ना, उसमें ज़्यादातर जो है ये सील जो है एक तरह का आपको एक्सचेंज सिस्टम, जो ट्रेड एंड कम्युनिकेशन को जो है बहुत ज़्यादा डिनोट करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को पैक कर दिया जाता था और उस पर क्ले का जो है क्ले लिया जाता था और उसको जो है सील पैक कर दिया जाता था, स्टैंप लगा दिया था, पंच कर दिया जाता था, और उस पर एनिमल जो है किसी एनिमल का जो है सील पे फोटो वगैरह रहता था और वो उस पर जो है छप जाता था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज फ्रीक्वेंटली सीन ऑन द सील्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सबसे ज़्यादा किस एनिमल का फोटो जो है आपको सील पे देखने को मिला है, फॉक्स, बुल, लायन, डियर, एंड द करेक्ट आंसर इज बुल। तो सबसे ज़्यादा जो है आपको बुल जो है हमड बुल उसका ज़्यादा मिला है आपको देखने को, हमड बुल का। और उसके बाद जो है दैट इज़ वन हॉर्न राइनो जो है, जिसको हम लोग आज के लैंग्वेज में वन हॉर्न राइनो या हॉर्स कह लीजिए, और आज के लैंग्वेज में जो है यूनिकॉर्न जिसको कहते हैं, उसका फोटो जो है आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, उसका इमेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डॉकयार्ड वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिफरेंट साइट थे, और उसमें अभी मैंने कहा कि यहाँ पर ट्रेड एंड कम्युनिकेशन होता था, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है बहुत अच्छे से चलता था। तो उसके लिए उस टाइम में ट्रेड कैसे चलता था, मैरी टाइम ट्रेड मोस्टली चलता था। तो मैरी टाइम ट्रेड के लिए जो है पोर्ट सिटी था, एंड विच वाज द पोर्ट सिटी विच वेयर द डॉकयार्ड ऑफ द इंडस वैली वाज प्रेजेंट। तो चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगन, बनावली, एंड द करेक्ट आंसर इज लोथल। सो लोथल में क्या था, आपको ये पोर्ट सिटी था, दिस वाज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोथल कहाँ है, ये गुजरात में है, इट इज़ इन गुजरात। और ये किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर भोगवा रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो सबसे पहली बार जो है हड़प्पा का डिस्कवरी कब हुआ, ये जो डिस्कवरी कब हुआ दैट इज इन 1905,
1921, 1926, 1932 एंड द करेक्ट आंसर इज 1921। ये डिस्कवरी जो है 1921 अंडर द सुपरविजन ऑफ सर जॉन मार्शल, और ये डिस्कवरी किसने किया था? दैट वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम सहनी। दयाराम सहनी ने डिस्कवरी किया था और हड़प्पा का सबसे पहले इन्होंने डिस्कवरी किया था, तो ये बात याद रखेंगे। उसके बाद ठीक नेक्स्ट ईयर 1922 में आपको मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी हो गई। मोहनजोदाड़ो डिस्कवर्ड बाय राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने इसकी डिस्कवरी की 1922 में। तो ये जो है आपको दो साइड जो है इसके डिस्कवरड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कपल बिरियल वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट। तो कौन ऐसा साइट है जहां पे जो है कपल को जो है आपको दफनाया हुआ मिलेगा। एक ही जो है कब्र से एक ही जो बेरिड पॉइंट है वहां से दो लाशें जो है, दो स्केलेटन जो है आपको देखने को मिला है। कपल का स्केलेटन तो मेल और फीमेल का, तो ये कहाँ से जो है किस जगह से जो है मिला है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चिन्हुद्रो, लोथल एंड द करेक्ट आंसर इज लोथल। तो लोथल से जो है ऐसी चीज़ें हमें मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज हड़प्पा सिचुएटेड। तो हड़प्पा जो है जो 1921 में डिस्कवर किया गया था, ये किस रिवर के बैंक पे जो है आपको सिचुएटेड मिलेगा? किस रिवर के बैंक पे ये देखने को मिलता है? लूनी, भोगवा, इंदस, रावी एंड द करेक्ट आंसर इज रावी। रावी रिवर के बैंक पे आपको हड़प्पा है एंड इट इज लोकेटेड इन द पाकिस्तान ऑन द बैंक ऑफ द इंदस रिवर, दैट इज मोहनजोदाड़ो जो है वो इंदस रिवर के बैंक पे है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज अबाउट द व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है अभी जो है इनिशिएट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नया इनिशिएटिव शुरू किया है व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। तो देखते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या था। अभी जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अनवील्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP फॉर व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 एम्ड एट एम्पावरिंग वीमेन फार्मर्स एंड क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है इसको अनवील किया गया है, जहाँ पर जो है वीमेन फार्मर को जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, जॉब क्रिएट किया जाएगा उनके लिए, और इसमें जो है मोस्टली वीमेन को इन्वॉल्व किया जाएगा व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए था? दैट इज टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। तो ये 2.0 जो है वो किससे रिलेटेड है? तो मिल्क से ही रिलेटेड होगा, साथ साथ इसमें वीमेन एम्पावरमेंट की भी बात कही गई है। About White Revolution 2.0, it is an initiative to increase milk production along with empowerment of women and the fight against malnutrition। तो ये इसका तीन जो है आपको मेजर इनिशिएटिव जो है इसमें मेजर प्रोविज़न है। पहला तो मिल्क प्रोडक्शन करना है और साथ साथ में वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन को ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना है ताकि उनके लिए जॉब क्रिएट हो सके, उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वो रह सके, और मल न्यूट्रिशन जो है उसके लिए उसके अगेंस्ट भी जो है ये लड़ा जाएगा ताकि सभी को जो है न्यूट्रिशियस फूड जो है वो प्रोवाइड हो सके। डेयरी कोऑपरेटिव्स आर प्रोजेक्टेड टू प्रोक्यूर 100 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ मिल्क डेली बाय द एंड ऑफ द 5th ईयर ऑफ द इनिशिएटिव। तो ये जो है डेयरी जो है ये है कि डेयरी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जैसे अमूल वगैरह जो है 100 मिलियन किलोग्राम जो है मिल्क डेली प्रोड्यूस किया जाएगा लगातार 5 साल तक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको जो है अचीव करने के लिए गवर्नमेंट वर्क कर रही है। इट एम्स टू इंक्रीज प्रोक्यूरमेंट लेड बाय कोऑपरेटिव्स फ्रॉम द प्रेजेंट 660 लाख लीटर्स पर डे टू 1000 लाख लीटर। तो अभी कितना है? दैट इज अबाउट 660 लाख जो है वो प्रोड्यूस कर रही है कोऑपरेटिव्स जो है, जो भी मिल्क से रिलेटेड है उसको कहाँ कितना बढ़ाना है? 1000 लाख पर लीटर जो है पर डे जो है वो प्रोड्यूस कर पाए। Maximum women are engaged in the dairy sector, generating business worth Rs 60,000 करोड़ in गुजरात alone। तो गुजरात में ही सबसे ज़्यादा वीमेन जो है इन्वॉल्व है डेयरी सेक्टर में, और मैक्सिमम कितना है? 60,000 करोड़ जो है ये लोग क्या करती हैं? जनरेट करती हैं बिजनेस आपको डेयरी सेक्टर में। द इनिशिएटिव विल एम्पावर वीमेन बाय ऑब्जर्विंग देन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एज द मनी विल बी डिपॉजिटेड इन देयर बैंक अकाउंट। तो ये क्या है कि एक तरह का एम्प्लॉयमेंट होगा और ये फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होगा, इनफॉर्मल नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जो पैसा जो इनका वर्क होगा वो क्रेडिट हो जाएगा किसमें? इनके अकाउंट में। तो सैलरी जो है सैलरी तौर पे आएगी, तो ये एक तरह का फॉर्मल जो है आपको जॉब हो गया, सिक्योरिटी जो है यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। विद द इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क द बिगेस्ट बेनिफिट विल पास ऑन टू द पुअर एंड malnourished चिल्ड्रेन। तो अगर मिल्क वगैरह का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है
तो उससे क्या होगा, जो माल नोरिश्ड है, वल्नरेबल चिल्ड्रेन है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए अच्छा होगा कि उनको जो है न्यूट्रिशियस जो है फूड मिल पाएगा। इट विल स्ट्रेंथन द फाइट अगेंस्ट मल न्यूट्रिशन बाई इंश्योरिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रेन। तो उसी तरह से कि सभी को जो है न्यूट्रिशियस फूड, चिल्ड्रेन को, गरीब लोगों को, गरीब के बच्चों को भी जो है ये न्यूट्रिशियस फूड जो है वो मिल पाएगा। White Revolution 2.0 aims to transform India's dairy sector by enhancing milk production, empowering women farmers, and lowering production costs through genetic improvement, embryo transfer, and in vitro fertilizers. So, White Revolution 2.0 एम किसकी तरफ है कि मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको इन्हांस किया जाएगा, वीमेन को एम्पावर किया जाएगा, और यहाँ पर जो है कॉस्ट वगैरह को रिड्यूस किया जाएगा, किसमें, दैट इज़ इन द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, मतलब कि आपको जो IVF जो टेक्नोलॉजी है उसमें। तो इस तरह से जो है ये 2.0 बहुत सारे फैक्टर पे बेस्ड है, बहुत सारा प्रोविज़न इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने दिखाया है। तो ये हमारा टॉपिक था। अब इससे रिलेटेड जो है वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। तो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन, त्रिभुवन दास पटेल, सिल्वेस्टर दा कुना। And the correct answer is Dr. Verghese Kurian. So Dr. Verghese Kurian is known as the father of the White Revolution, and due to his effort the production of milk has been increased। और आप देख ही सकते हैं आज के टाइम में जो है डेयरी सेक्टर में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुका है। अमूल वगैरह जो है, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी, मदर डेयरी, ये सारी जो है ये व्हाइट रेवोल्यूशन का ही एक तरह से पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज वर्ल्ड्स टॉप मिल्क प्रोड्यूसर। दिस इज द करंट अफेयर क्वेश्चन कि अभी जो है करंट में जो है मिल्क में सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन है, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मिल्क का? चाइना, इंडिया, US, स्विट्जरलैंड। एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। सो इंडिया जो है वो सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है वो किसके अंडर में आता है? हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है आपको इस मिनिस्ट्री को होल्ड कौन करते हैं? अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान, अमित शाह, उर्जित पटेल। एंड द करेक्ट आंसर इज अमित शाह। अमित शाह हु इज नोन एज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन को हेल्ड करते हैं। ही इज ऑल्सो हेल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इनके अंडर जो है होम अफेयर्स भी आता है अमित शाह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द येलो रिवोल्यूशन वाज अ प्रोग्राम लॉन्च्ड टू। येलो रिवोल्यूशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशन है। तो येलो रिवोल्यूशन किसके लिए है? किसको इंक्रीमेंट करने के लिए? ऑयल सीड के लिए, इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, उल प्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑयल सीड प्रोडक्शन। जो दाल वगैरह है ना, लेंटाइल्स वगैरह, उसके लिए येलो रिवोल्यूशन था। यहाँ पे फर्टिलाइजर दिया हुआ है, फर्टिलाइजर के लिए किया था, दैट इज ग्रे रिवोल्यूशन वाज फॉर द फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी अभी जो है जो इसके फादर थे उनको भारत रत्न दिया गया है इंडिया की तरफ से। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कॉइंड बाय सर विलियम गॉड। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉर्मन बोरलो इज हेल्ड एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। MS रांधवा इज कॉल्ड द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ये 3 स्टेटमेंट है और इसमें कौन सा सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कॉइंड बाय सर विलियम गॉड। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये सही है, इन्होंने ही इस टर्म को क्वाइन किया था। नॉर्मन बोरलॉ इज हेल्ड एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो नॉर्मन बोरलॉ जो है वर्ल्ड में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के ये फादर हैं, ये इन्होंने ही सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को इनिशिएट किया था। MS रांधवा इज कॉल्ड द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो MS रांधवा को ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इंडिया में कहते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। MS रांधवा नहीं है, बल्कि MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 and 2 ओनली। तो 1 and 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अबाउट द 6th क्वाड समिट 2024। सो दिस वाज द 6th क्वाड समिट, और ये जो है आपको US में जो है ये क्वाड समिट अभी कंडक्ट किया गया था, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी वो विजिट पे गए US में, और वहाँ पे जो है ये समिट जो है कंक्लूड किया गया है। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्वाड क्या है और ये कैसे वर्क करता है, ये किस लिए बनाया गया था। क्वाड इज अ ग्रुप, रीजनल ग्रुप है, डेमोक्रेटिक ग्रुप है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो
रिसेंटली द 6th क्वाड समिट वाज हेल्ड एट डेलावेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अभी जो है ये 6th क्वाड समिट जो है डेलावेयर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कंडक्ट किया गया। इट वाज द 4th इन पर्सन क्वाड लीडर समिट। तो जो फिजिकली जो है ये 4th समिट था जहाँ पे क्वाड लीडर जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऐसे 2 बार जो है वो क्या था, दैट वाज वर्चुअल, वो वर्चुअल हुआ था क्वाड समिट। कोविड का टाइम था उस टाइम में। द क्वाड इज लीडिंग एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू हेल्प पार्टनर्स एड्रेस पैंडेमिक एंड डिजीज, कन्फ्रंट द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, बूस्टर साइबर सिक्योरिटी एमॉन्ग अदर्स। तो क्वाड का मोटिव क्या है, बेसिकली क्वाड किस लिए बनाया गया है? तो ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, अपने एक दूसरे जो भी पार्टनर ग्रुप है उसको हेल्प करने के लिए। किस टाइम में, अगर कोई पैंडेमिक आ जाता है, जैसे कोविड वगैरह का सिचुएशन आ गया, उस टाइम में वैक्सीन वगैरह को इनरोल कराना, डिजीज़ से प्रोटेक्शन, और भी जो कोई अगर डिजीज़ है किसी तरह का, उसमें जो है आपको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करना, हेल्थ सर्विस वगैरह प्रोवाइड कराने में ये हेल्प करेगा। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो है वर्क करेगा एक दूसरे से कोऑपरेट करके। और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी में जो है हेल्प किया जाएगा कि यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का जो है आजकल प्राइवेसी का सबसे बड़ा मसला है, तो किसी का प्राइवेसी ब्रीच ना हो, साइबर सिक्योरिटी जो है मेंटेन रहे, तो इस पर भी वर्क करेगा। ये क्वाड समिट जो है इसीलिए किया गया है। क्वाड हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप QHSP was launched by Quad in 2023 to enhance health security coordination in the Indo-Pacific region। तो ये जो है क्वाड का एक है हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप, और ये 2023 में लॉन्च किया था इन लोगों ने कि जो भी इंडो पैसिफिक रीजन के अलोंग कंट्री है उसको हेल्थ सेक्टर में हेल्प करने के लिए, हेल्थ वगैरह अगर कोई प्रॉब्लम आता है, हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये जो है क्वाड हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप लॉन्च किया था। The United States has placed over $84.5 million to enhance infectious disease prevention and response capabilities across 14 Indo-Pacific nations। तो यूनाइटेड नेशन ने जो है ये किया है कि $84.5 मिलियन का जो है ये ग्रांट देगी, हेल्प करेगी, ताकि जो है इंडो पैसिफिक रीजन में जो है आपको लगभग 14 कंट्रीज ऐसी है जो इन्फेक्शियस डिजीज जो है, कंटामिनेटेड डिजीज, कंटेजियस डिजीज से जो है लड़ रही है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो है पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। द क्वाड हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक मैत्री टू इन्हांस रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़। ये जो क्वाड ग्रुप है उन्होंने एक एक्सरसाइज जो है, एक तरह का ट्रेनिंग जो है शुरू किया है, वो मैत्री ट्रेनिंग जो है इंडो पैसिफिक एरिया में, ताकि जो है जो भी इंडो पैसिफिक एरिया में आपको मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, पायरेसी को लेकर इस तरह का सिचुएशन हो तो उसको कैसे जो है ये किया जाए, दबा दिया जाए, सप्रेस किया जाए, किस तरह से उसको प्रिवेंट किया जाए, ये सारी इन सब चीज़ों के लिए ये वर्क करती है इंडो पैसिफिक रीजन में। मोस्टली इंडो पैसिफिक ही इसका फोकस है क्वाड का, इसका जो क्वाड मेंबर जो है इनका फोकस जो है पूरा इंडो पैसिफिक रीजन ही है मोस्टली। द इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस was launched in 2022 to improve maritime security and monitor illegal activities। तो इन लोगों ने ये भी लॉन्च किया था मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, जो 2022 में लॉन्च किया गया ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, और साथ साथ जो है कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है ओशन में आपको इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उसको जो है कटेल किया जा सके। The Quad has initiated a logistic network to improve airlift capacity for rapid disaster response across the Indo-Pacific, aiming for efficiency in civilian responses। और इसने क्या किया, एयरलिफ्ट कैपेसिटी भी जो है उसको इम्प्रूव किया, लॉजिस्टिक सिस्टम को, नेटवर्क को जो है ज़्यादातर से बढ़ाया, अच्छे से इसको जो है डेवलप कर रहा है, ताकि किसी भी तरह का अगर सिचुएशन आ जाए, डिजास्टर वाला सिचुएशन आ जाए, पैंडेमिक का सिचुएशन आ जाए, तो कैसे जो है वहाँ से पर्सन को इंडो पैसिफिक रीजन से एयरलिफ्ट किया जा सके, एक सेफ जगह पे जो है पहुँचाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो है क्वाड मेंबर जो है वो इस पर वर्क कर रही है। It aims to support resilient port infrastructure development and enhance regional connectivity across the Indo-Pacific region। तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी वर्क कर रही है, ताकि जो है कनेक्टिविटी जो है इंडो पैसिफिक रीजन में मोस्टली वो बनी रहे। तो ये जो क्वाड से बेसिकली, ये क्वाड का क्या है, क्वाड एक डेमोक्रेटिक अलायंस है जो डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में है, और मोस्टली इसका जो टारगेट है दैट इज़ द इंडो पैसिफिक रीजन जो है इसका टारगेट है। और इसका टारगेट ये भी है कि जो चाइना का डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पे, उसको कम किया जा सके। चाइना के मैरीटाइम जो ट्रेड वगैरह है उस पर जो है थोड़ा सा लगाम लग सके,
और उस पर नज़र रख सके चाइना जो है मेरे इंडो पैसिफिक रीजन में क्या क्या कर रहा है, उस पर भी नज़र रखने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया है। तो ये क्वाड का समिट था जो कि यूएस में कंडक्ट किया गया इस बार। नाउ वी विल सी सम ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वाड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एवर इन पर्सन क्वाड समिट वाज हेल्ड ऑन 24th of September 2021 एट विच प्लेस। तो पहली बार जो क्वाड समिट जो हुआ है पर्सन में, सब लोग जो फिजिकली जाकर मिले, वो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था 2021 सितंबर में। और कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? वाशिंगटन डीसी यूएस, पेरिस फ्रांस, न्यू दिल्ली इंडिया, टोक्यो जापान। एंड द करेक्ट आंसर इज वाशिंगटन डीसी यूएस। तो वाशिंगटन जो है वहाँ ये कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज कैरीड आउट बाय द क्वाड मेंबर्स। तो क्वाड मेंबर जो हैं, जो भी मेंबर हैं, वो लोग कौन सा एक्सरसाइज जो है कंडक्ट करते हैं, उनका एक्सरसाइज का क्या नाम है? इक्विविरन, इंदिरा, मालाबार, हैंड इन हैंड। एंड द करेक्ट आंसर इज मालाबार। सो मालाबार एक्सरसाइज, कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा कि मालाबार एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय विच नेशन। सो दैट इज कंडक्टेड बाय द क्वाड मेंबर्स। क्वाड मेंबर जो है ये मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्वाड ग्रुप। तो क्वाड ग्रुप में कौन सी कंट्री जो है इसमें शामिल नहीं है? तो टोटल 4 कंट्री है। तो पहला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया नहीं है, इंडिया है, एंड द नेक्स्ट वन इज जापान। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज रशिया। रशिया इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वाड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था 1944 में, और उसमें किस इंस्टीट्यूशन को जो है स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर दैट? तो यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। तो ये जो है किस इंस्टीट्यूट को जो है स्टैब्लिश किया गया था? सो इट वाज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, जिसको स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड्स अमेरिका में, इसलिए इसको कहते हैं ब्रेटन वुड्स समिट। और इसी दिन जो है वर्ल्ड बैंक भी एस्टैब्लिश हुआ था, सेम डे। और दोनों का हेडक्वार्टर भी सेम जगह है, दैट इज वाशिंगटन DC है वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द क्वाड कंट्री लीडर्स गैदर्ड इन डेलावेयर USA एंड अनाउंस्ड मेनी की इनिशिएटिव। द क्वाड कैंसर मून शूट इनिशिएटिव इज टारगेटिंग विच डिजीज। तो यहाँ पर जो है आपको क्वाड जो है मून शूट इनिशिएटिव है, और ये किस डिजीज को जो है टारगेट किया जा रहा है? तो ये जो टारगेट किया जा रहा है वो किसको किया जा रहा है? एड्स, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, थैलेसेमिया, एंड द करेक्ट आंसर इज कैंसर। तो मोस्टली जो है किस कैंसर को मोस्टली टारगेट है? दैट इज सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जो है इस मून शूट इनिशिएटिव का टारगेट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि मून शूट इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव है, किस डिजीज के लिए है? तो ये कैंसर के लिए है, और ये क्वाड का इनिशिएटिव है। तो ये जो है हमारा टॉपिक था क्वाड से रिलेटेड। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द टॉपिक रिलेटेड टू अनदर टॉपिक, दैट इज अबाउट द पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट जो है अभी काफ़ी न्यूज़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी ये जानना चाहिए। और स्ट्रेंथनिंग पॉक्सो एक्ट 2012 जो चिल्ड्रन के साथ जो है अब्यूज़ होता है उसको लेकर जो है ये एक्ट है। तो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, अब्यूज़ होता है, तो ये सारे जो पॉक्सो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन भी होना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। So recently the Supreme Court ruled that watching or possessing sexually explicit material involving minors is illegal under the Protection of Children from Sexual Offence Act 2012। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पहले ये चीज़ नहीं था कि आप जो है से इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें जो है चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो वायोलेशन होता है, जो अब्यूज़ किया जाता है उनको, वो आप पोजेस कर सकते थे, उसको आप देख सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पता नहीं पहले से ये क्यों नहीं था, अब इसको क्यों ज़रूरत, पहले से ही इसको रहना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। सो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट वाचिंग और पोजेसिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल इन्वॉल्विंग माइनर इज़ इलीगल। तो जो भी अगर आप कोई भी माइनर हैं और वो एक्सप्लिसिट मटेरियल जो है आपके पास है या आप देख रहे हो इंटरनेट पे, तो वो जो है क्या है कि आप ये इलीगल है अंडर द प्रोटेक्शन पॉक्सो एक्ट। तो आप ये लीगल नहीं है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द पॉक्सो एक्ट 2012 रिगार्डलेस ऑफ वेदर द मटेरियल इज फर्दर शेयर्ड और ट्रांसमिटेड। तो आपके पास है तब भी जो है आपको जो है ये किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, पनिशेबल ऑफेंस है,
वेदर आपने इसको ट्रांसफ़र किया या नहीं किया, शेयर किया या नहीं किया, इससे कोई मैटर नहीं है। It overturned a prior ruling by the Madras High Court which had determined that private viewing of child pornography did not amount to an offence without further distribution। तो पहले मद्रास हाई कोर्ट ने जो है इस पे रूलिंग किया था कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको अगर कोई देख रहा है तो वो क्राइम नहीं है, वो ऑफेंस नहीं है, अगर वो फर्दर जो है किसी और को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, चुपचाप देख रहा है, अपना डिलीट कर रहा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अर्ज्ड द यूनियन गवर्नमेंट टू रिप्लेस द टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी विद चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल CSEM। तो ये जो है आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड है इसको भी ख़त्म कीजिए वहाँ से, और इसकी जगह पे वर्ड क्या आना चाहिए, दैट इज़ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। ये एक IG थे, छत्तीसगढ़ से रिटायर भी हो चुके हैं, RK विज करके, उन्होंने भी सजेस्ट ये चीज़ किया था पहले, उन्हीं का लगता है जो ये वर्ड लिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बात कहा, ये वर्ड उन्होंने ही दिया था, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। इस वर्ड को जो है वहाँ पे रखना चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे। क्यों? द चेंज इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द टर्म पोर्नोग्राफी ऑफन इम्प्लाइज कॉन्सेंसुअल एडल्ट कंडक्ट फेलिंग टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंट अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसलिए चेंज करना ज़रूरी है इस वर्ड को, क्योंकि पोर्नोग्राफी का जो मतलब अगर निकल के आता है तो ये कॉन्सेंसुअल होता है, मतलब दोनों में कॉन्सेंट है इस चीज़ को फिल्म करने में, इस चीज़ को, इस एक्ट को करने के लिए। अडल्ट लोग हैं और ये आराम से अपना जो भी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अगर चाइल्ड के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो चाइल्ड का कोई कंसेंट नहीं होता है, वहाँ पे बच्चों से क्या कंसेंट लेंगे, उसको उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस वर्ड को जो है हटाने के लिए कहा गया है। द कोर्ट एक्सपेंडेड द डिफिनेशन ऑफ पोजेसन इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस, और पोजेसन का भी डिफिनेशन को इन्होंने एक्सटेंड किया है कोर्ट ने कि किस मामले में पोजेसन कहा जाएगा कि आपके पास इस मटेरियल है, ये सारे मटेरियल के अंडर आप ऑफेंस कर रहे हो। इट नाउ इंक्लूड कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या है? विच रिफर्स टू सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल may not physically hold the material but has the ability to control it and knowledge of the control। तो ये अगर वो फिजिकली उसके पास नहीं है लेकिन उसको एबिलिटी है कि वो उस मटेरियल को कंट्रोल कर सकता है, या उसको पता है कि कैसे इस मटेरियल को जो है हम हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया जैसे वॉचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑनलाइन विदाउट डाउनलोडिंग इट कैन स्टिल बी कंसिडर्ड इन पोजीशन। तो अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ऑनलाइन देख रहे हो कहीं पर भी, लेकिन आपको मोबाइल में वो नहीं है, डाउनलोडेड नहीं है, तब भी वो पोजीशन में आएगा, तब भी आप ऑफेंस कर रहे हो, तब भी आप बुक किए जाओगे, आप क्राइम कर रहे हो। सेक्शन 43 एंड 44 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 रिक्वायर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स टू प्रमोट वाइड स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ द एक्ट। तो ये जो है सेक्शन 43 और 44 पॉक्सो एक्ट का कहता है कि ये जो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी की ड्यूटी है, साथ साथ जो है NCPCR की भी ड्यूटी है कि ये जो है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाए, पॉक्सो एक्ट के बारे में, इस चीज़ों के बारे में तो सबको पता होना चाहिए। ये गलत है तो गलत ही है, इसमें अवेयरनेस तो सबको पता ही होना चाहिए, पता रहता ही है तभी लोग छुप के करते हैं ऐसे काम, तो ये जो है गलत है। द लॉ एम्स टू एड्रेस ऑफेंसेज ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रेन। तो ये जो है आपको उसी को एड्रेस करेगा जो बच्चों के साथ होता है, गलत चीज़ें अब्यूज़ किया जाता है उनको फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, तो वो उसके लिए जो है ये लॉ बनाया गया है। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पॉक्सो एक्ट 2012। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 1 व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी दैट मे बी इम्पोज्ड फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो मैक्सिमम पेनाल्टी जो है वो कितना लगेगा अगर जो है किसी पे एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कोई करते हैं, तो मैक्सिमम पेनाल्टी कितना है? 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजन फॉर लाइफ विथ फाइन, आर नन ऑफ द एबव, एंड द करेक्ट आंसर इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इस ऑफेंस में जो है उनको हमेशा लाइफ टर्म के लिए इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज चाइल्ड एज पर पॉक्सो एक्ट 2। तो पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग जो है चाइल्ड का डिफिनेशन क्या है, बच्चे कौन है, किसको कहा जाएगा चाइल्ड? एनीवन बिलो 18 years ऑफ एज, एनीवन बिलो 16 years ऑफ एज, एनीवन बिलो 14 years ऑफ एज, एनीवन बिलो 10 years ऑफ एज, एंड द करेक्ट आंसर इज एनीवन बिलो 18 years ऑफ एज। जो भी 18 साल से कम के बच्चे हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड। जेंडर वेंडर नहीं देखा जाएगा, जेंडर न्यूट्रल है ये, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, दैट डजंट मैटर। एनीवन हु इज
below the age of 18 will be considered as child. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द पॉक्सो एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो ये एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट कब किया गया था, व्हेन वाज दिस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड? नवंबर 14 2012, नवंबर 14 2020, नवंबर 9 2012, नवंबर 9 2011। एंड द करेक्ट आंसर इज नवंबर 14 2012 में जो है आपको इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। सो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के जो है एनसीपीसीआर के जो है चेयरमैन कौन है? प्रियांक कानूनगो, श्री हंसराज गंगाराम अहीर, इकबाल सिंह लालपुरा, जॉर्ज कुरियन। एंड द करेक्ट आंसर इज प्रियांक कानूनगो। सो प्रियांक कानूनगो इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो इसके जो है चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट 2012 कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें कितने चैप्टर कितने सेक्शन हैं पॉक्सो एक्ट में? 9 चैप्टर एंड 46 सेक्शन, 10 चैप्टर एंड 46 सेक्शन, ओनली 1 चैप्टर एंड 46 सेक्शन, 9 चैप्टर एंड 45 सेक्शन। एंड द करेक्ट आंसर इज 9 चैप्टर्स एंड 46 सेक्शन। इतने जो हैं सेक्शन है इसमें 46 और टोटल चैप्टर 9 है पॉक्सो एक्ट में। तो ये हमने डिस्कस किया पॉक्सो एक्ट के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं क्या है हमारा, मीथेन इमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर कंसर्न है और इस पे जब हम कंसर्न की बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो ये जो है ग्रीन हाउस गैस से जो है ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है जो इन्हांस करता है ग्लोबल वार्मिंग को, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट मीथेन जो है वो 35% मोर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा जो है इमिशन करता है। ये आपको मीथेन इमिशन जो है मीथेन ग्लोबल वार्मिंग को फॉर्म करता है। तो ये एक और ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन इस पर ज़्यादा उतना हम ध्यान नहीं देते हैं। ये क्यों नहीं देते हैं उसकी वजह भी है, लेकिन इस पर भी हमें वर्क करने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, हमारा जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े। तो ये इस पर वर्क करना होगा, मीथेन पे भी वर्क करना होगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सो मीथेन CH4 emissions are surging, threatening global climate target set by the Paris Agreement। तो मीथेन का इमिशन जो है पेरिस एग्रीमेंट जो है 2015 में हुआ था और उसके बाद जो है ये हमने टारगेट सेट किया था, फिर भी जो है मीथेन इमिशन लगातार बढ़ ही रहा है। While carbon dioxide has been the main focus in climate discussion, methane, a far more potent climate greenhouse gas, is gaining attention। तो ज़्यादा फोकस किस पे था? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्लोबल वार्मिंग का, लेकिन मीथेन जो है वो भी ज़्यादा पोटेंट है, ज़्यादा ही कुछ करता है ग्रीन हाउस गैस को इमिट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पे डिस्कशन करना चाहिए, इसको रिड्यूस करना चाहिए। एड्रेसिंग मीथेन्स रोल इन ग्लोबल वार्मिंग ऑफर सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर रैपिड क्लाइमेट प्रोग्रेस। Methane is approximately 80 times more potent than CO2 as greenhouse gas and has contributed to around 30% of global warming since the industrial revolution। तो ये जो है लगभग कितना है आप देख सकते हैं, 80 टाइम ज़्यादा है CO2 से, ज़्यादा प्रोडक्शन ये कर सकता है ग्रीन हाउस गैस। और अभी जो है ये ग्लोबल वार्मिंग में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से जो है 30% कंट्रीब्यूशन जो है वो मीथेन का है इसमें ग्लोबल वार्मिंग में। However, it remains in the atmosphere only for about 7 to 12 years। तो लेकिन इसका जो है शॉर्ट टर्म ज़्यादा जो है ये होता है, इम्पैक्ट होता है, क्योंकि 7 to 12 ईयर्स तक रहता है, उसके बाद मीथेन जो है वो खुद खत्म हो जाता है। Therefore, reducing methane emissions or enhancing its sinks can significantly impact climate change in the short term, providing valuable time to tackle the more complex challenge of reducing reliance on fossil fuels and associated CO2 emission। तो ये जो है अगर इस पे वर्क करते हैं तो हमें जो है और टाइम मिल जाएगा क्या, CO2 इमिशन को कम करने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए, जो भी हमारा मेजर कंसर्न है। रिड्यूसिंग मीथेन इमिशन बाय 45% बाय 2030 कैन हेल्प मीट द पेरिस एग्रीमेंट्स गोल ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम मीथेन का रिडक्शन जो है 45% कर लेते हैं, अभी जो मीथेन जितना है उससे 45% हम रिडक्शन कर लेते हैं उस इमिशन को 2030 तक, तो जो हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने देना है टेम्परेचर को, वो हम अचीव कर पाएंगे। नहीं तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी बढ़ जाए। और जब ज़्यादा बढ़ेगा टेम्परेचर तो क्या होगा, देन द ग्लेशियर विल मेल्ट। इफ द ग्लेशियर विल मेल्ट देन द ओशन लेवल विल, सी लेवल विल राइज। If the sea level will rise, then there will be a flood without the rain। और फ्लड आएगा, बहुत मेजर फ्लड आएगा, जो भी कोस्टल एरिया है वो डूब जाएगा, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होगा।
Controlling methane emission is crucial for improving air quality as methane contributes to the formation of ground level tropospheric ozone, a harmful air pollutant that affects respiratory health. तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम कंट्रोल करें, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट भी है और ये हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ये करेगा, हार्म पहुंचाएगा हमें जो है ये एयर पोल्यूटेंट में शामिल होकर. द प्राइमरी सोर्स ऑफ मीथेन इमिशन इन इंडिया आर enteric fermentation, digestive process that occurs in the stomach of ruminant animals from livestock and paddy cultivation. तो ये प्राइमरी सोर्स कौन सा है मीथेन का? जो आपको बोवाइन एनिमल्स होते हैं ना, जुगाली करने वाले जानवर, रूमिनेंट एनिमल्स, उनके जो है डाइजेस्टिव स्टोमक से जो है आपको मीथेन इमिशन होता है. और साथ साथ जो है जो पैडी राइस फील्ड है, पैडी कल्टीवेशन से भी मीथेन का इमिशन होता है, जो है हमारा प्राइमरी सोर्स है. तो ये जो है मीथेन के बारे में था, इमिशन के बारे में. अब जो है इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, some of the important question regarding the methane. The first question is which of the following is greenhouse gas? तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन है? GHG कौन सा गैस है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, CH4, मीथेन, ऑल ऑफ द एबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. सभी जो है इसमें आपको क्या है, वो ग्रीन हाउस गैस है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग. तो स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट, देखते हैं क्या है. ग्रीन हाउस गैसेज आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर. क्या ग्रीन हाउस गैस ओजोन डिप्लीशन के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज. ग्रीन हाउस गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग सी लेवल. तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट वो रॉन्ग है, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ओजोन कहाँ है? स्ट्रेटोस्फीयर में है एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से जो है हमें प्रोटेक्ट करता है. दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैस. तो सही है, ग्रीन हाउस गैस ही ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है. ग्रीन हाउस गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग सी लेवल, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा. तो बी और सी जो है वो करेक्ट है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज UNFCCC स्टैंड फॉर. तो UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंट्रोल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कम्युनिकेशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कम्युनिकेशंस काउंसिल. एंड द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज नेट जीरो टारगेट. तो सभी ने अपना अपना नेट जीरो जो है कार्बन इमिशन को जो है न्यूट्रलाइज करने का टारगेट रखा है कि जितना हम इमिट करेंगे उतना हम न्यूट्रलाइज कर लेंगे. तो इंडिया का टारगेट क्या है? 2070, 2047, 2070, 2050. एंड द करेक्ट आंसर इज 2070. तो इंडिया का जो टारगेट है वो यानी CIA इसमें 2 बार आ गया, तो 2070 जो है इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिशन ऑफ रामसार कन्वेंशन इज टू कंजर्व. तो रामसार कन्वेंशन जो है ईरान में एक जगह है रामसार, ये आपको किया गया था, दैट इज इन 1971 ऑन 2 फरवरी. और ये किसके लिए जो है ये रामसार कन्वेंशन जो है वो हुआ था? किसके प्रोटेक्शन के लिए, किसके कंजर्वेशन के लिए? वेटलैंड, रिवर, ओशन, डेजर्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज वेटलैंड. सो रामसार कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वेटलैंड, जो है आपका जो भी पानी का जो पॉन्ड्स वगैरह है या फिर कोई लेक्स वगैरह है, उसके प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन को लेकर जो है ये रामसार कन्वेंशन हुआ था ईरान में इन 1971. दैट्स वाई 2 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज वेटलैंड डे. वेटलैंड डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. तो ये जो है 5 क्वेश्चन था रिगार्डिंग द मीथेन इमिशन से रिगार्डिंग जो टॉपिक था उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इन्वायरमेंट से रिलेटेड. तो ये हमारा जो है आज का सेशन यहीं पे हम जो है कंक्लूड करेंगे. बिफोर दैट, इफ इन केस यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, तो आप हमारे सेल्फ स्टडी प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हो, देन यू कैन विजिट अवर सेंटर वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी, पुणे. ऑफलाइन सेंटर जो है यहाँ पर आप विजिट कीजिए. सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस नंबर पे कॉल करके मिल जाएगी काउंसलर के थ्रू, या फिर आप यहाँ पर जाकर विजिट करके डेमो क्लास वगैरह भी आप ले सकते हो. फॉर लाइव क्लासेस, फॉर ऑनलाइन क्लासेस जो है अगर आप पुणे या मुंबई बेस नहीं हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस अवेल कर सकते हो पैन इंडिया लेवल पे. इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और काउंसलर जो है आपको पूरी तरह से गाइड कर देंगे. या फिर भी कोई क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन हियर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.